नमस्कार मित्रों। कल कौशाम्बी लोकसभा चुनाव के ऊपर और राजा भैया की जो तटस्थता वाली बात है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया और वो वीडियो बहुत लोग उसकी जो है सराहना की। आशा है कि ये वीडियो भी आप तक जब पहुंचेगी तो घोसी लोकसभा चुनाव का पूरा विवरण आपके माथे पर एक अच्छी तस्वीर खींचेगी। देखिए 2024 जो लोकसभा घोसी का जो चुनाव हुआ है इसमें टिकट बंटवारे के समय से ही बहुत विवाद पे चला जो है, और अंत में भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की बेटे अरविंद राजभर को ये टिकट दिया। इसके पहले जब वहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ था और दारा सिंह जब चौहान बाई इलेक्शन लड़े थे, वहाँ भी लोगों का आक्रोश था कि ये कई दल बदलते हैं और यहाँ पे आते हैं चुनाव जीत के आने, और वो भारी मतों से वहाँ पे चुनाव वो हारे। हालांकि ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ अब तक की जितना भी वोट पाती थी विधानसभाओं में वो सबसे अधिक वोट पाए थे, करीब 37.74% जो है। उसके बाद भी चुनाव हारे और लगभग 14-15% के आसपास इनसे अधिक वोट जो है वो सुधाकर जी पाए थे। अब इस बार जब टिकट मिला ओम प्रकाश राजभर को तो वहाँ एक बार फिर शुरू हो गया है इनके टिकट का विरोध जो है। विरोध का कारण ये था कि ये कई जगह शायद वहाँ के लोगों के बारे में उल्टा पुल्टा शायद बयान दिए थे जो एक अपमान उन लोगों को लगा, और ये फिर से एक जो 2023 में जो बाई इलेक्शन हुआ था और दारा सिंह चौहान को ये वहाँ पे लोग जो हराए, अब वही लोग इनका भी विरोध जो है वो कर रहे हैं। अब विरोध का जो स्वरूप है पहले तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन इधर धीरे धीरे वो कम हुआ है। शायद वो इस तरह से कि केंद्रीय नेतृत्व का केंद्र का ये चुनाव है और शायद कुछ चीज़ें माफ़ करें लोग। लेकिन मैं एक बात इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब ब्रजेश पाठक जी एक जनसभा हो रही थी और उस जनसभा में लोगों ने ये कहा कि ये कई जगह जो है आपत्तिजनक बातें, अपमानजनक बातें ये सवर्णों के लिए या जो किसी जाति के लिए किए हैं, ये ठीक नहीं है। तो सारे लोगों के सामने एक समूह में अरविंद राजभर को कान पकड़ करके उठक बैठक ब्रजेश पाठक जी करवाए थे और वो वीडियो सबने देखा। मेरा ये कहना है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे जब कहे तो अपमान आप लोगों का हुआ, जिनका भी महसूस किए लोग। ओम प्रकाश राजभर जब कान पकड़ के उठे बैठे उनके बेटे, तो ये क्या उसका अपमान नहीं हुआ? लेकिन उसने इसको बहुत इशू नहीं बनाया और एक अपने ढंग से ये बात बोल दिए कि भाई ठीक है, जनता के सामने अगर हम कान पकड़ते हैं तो मैं 1000 बार कान पकड़ूंगा, क्योंकि एक राजनीतिक आदमी जो है अपनी बातों को ऐसे ही कहता है। तो चुनाव में ये सब लगे रहते हैं, और जो घोसी की लोकसभा है इसके परिणामों पर एक बार नज़र डालें आप, तो आप ये पाएंगे कि यहाँ के लोगों की जो पसंद रही है वो अक्सर जो सरकारें हैं उनके विपरीत रही हैं। देखिए, अगर आप शुरुआत का दौर देखिए तो उसमें कम्युनिस्ट के जय बहादुर सिंह, फिर झारखंडे राय, लंबे समय से वहाँ पे लोग रहे। बीच में जब सरकार जो है वो कांग्रेस की जब बदली उत्तर प्रदेश में, तब वहाँ पे जो है ये कल्पनाथ राय चुनाव जीते जो है। और कल्पनाथ राय चुनाव जो है वो 4 बार जीते, 2 बार कांग्रेस के उस पे बैनर पे, उसके निशान पे, और 1 बार निर्दल और 1 बार समता पार्टी से। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि यहाँ की जनता हमेशा सत्ता के विपरीत वोट करती है। ये वहाँ के लोगों का एक तरह से प्रकृति बन गई है जो है। इस पिछले बार जब लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो वहाँ सपा बसपा के गठबंधन अतुल राय, सबको आप सब लोगों के समक्ष वो सांसद कभी जो है वो जेल से बाहर नहीं आए, और उन पे जो आरोप लगा बलात्कार करने का वो आज भी चस्पा हुआ है। तो वहाँ के लोग कैसे प्रतिनिधि चुनते हैं ये भी आपके सामने है। हरिनारायण राजभर 2014 में चुनाव जीते। इस बार जो है जब वो 2019 में जब ये चुनाव हारे, तो 2024 वाला जो चुनाव है इस बार अब जो है वो कांटे का हो गया है। कांटे का इसलिए भी हो गया है कि अक्सर जितनी भी लोकसभा के क्षेत्र हैं वहाँ पे ये देखिए तो सभा बसपा बट गई है, अब ये आसान हो गया। यहाँ का कुछ जो है जो चुनावी जो गणित है
वो एकदम विपरीत है। विपरीत इसलिए है कि एक तो ओम प्रकाश राजभर छड़ी के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो अपने कोर वोटर हैं, जो जो भाजपा के समर्थक माने जाते हैं, वो इनका विरोध कर रहे हैं। उस विरोध का स्वर पर कितना असर पड़ेगा, ये चुनाव में एक मतलब है जो है। दूसरा कि जो समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं राजीव राजी, ये 2014 में ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके हैं, इनका क्या होगा। और जो कांग्रेस से बालकृष्ण चौहान जी लड़ रहे हैं, ये इन्हीं तीनों लोगों पे ये चुनाव का पूरा दारोमदार है। तो आपके समक्ष मैं कुछ बातें जो फैक्ट है वो बता दूं कि इस पूरे लोकसभा में जो, देखिए किसी भी लोकसभा का जब आप वर्णन करने जाते हैं ना चुनाव का, तो आपको बिना जात बिना धर्म के अलग अलग खांचे में देखे हुए आप विश्लेषण कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि कोई भी आदमी ये सोचे कि अच्छे काम कर ले हम उस पर चुनाव हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हर क्षेत्र में जात के नाम पे वो जात का जो खांचा है, कौन कौन जातियां किसको किसको वोट दे रहे हैं, उस पर चलता है। ये बात मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि कोई भी चुनाव, कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी किसी एक जात से चुनाव नहीं जीत सकती है। लेकिन एक दूसरा सच ये भी है कि कोई भी बिना जात के समर्थन से चुनाव नहीं जीत सकती है। इसलिए चुनावी विश्लेषण आप जब भी करेंगे तब आपको ये दलित कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, यादव कितने हैं, क्या समीकरण है, किसका किससे अलग बदलाव है, खिंचाव है, इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये 2024 का जो चुनाव है, मैं भी उसी आंकड़ों के बारे में बात करूंगा। देखिए इस क्षेत्र में कुल 17% के आसपास के पास दलित मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता हैं। जो मेरे पास आंकड़ा है उसको मैं बता रहा हूं। और 17% आसपास मुस्लिम और करीब 22% के आसपास दलित मतदाता हैं। चूंकि यही दो आंकड़े जिले स्तर पर होते हैं, लोकसभा के स्तर पर नहीं होते हैं, जिले के स्तर पर होते हैं, तो उसी को लोग अपना एक तरह से मान लेते हैं कि यही जो है उस लोकसभा में भी होगा। तो ये तो हो गया धर्म और जाति के जो आंकड़े हमारे वेबसाइट पे हर जिले में जो जनगणना है 2011 हर 10 साल पर होती है, उसके आधार पर ये बातें हैं। अब हम इसको ये देख लें कि क्या 2022 का जब चुनाव 23 में जब ये बाई इलेक्शन हुआ था और चौहान के खिलाफ में दारा सिंह चौहान उस समय इस्तीफा देकर के आए थे, और इनका इतना विरोध हुआ कि लगा कि इनके पास कोई वोट ही नहीं रह जाएगा। जबकि हकीकत में ये हुआ कि केवल सुधाकर जी जो इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, और उनका वोट जो है वो जो वोट प्रतिशत बढ़ा वो करीब 14.98% बढ़ा जो है। याद कीजिए कि बसपा का वहाँ कैंडिडेट नहीं था, और बसपा का खुद भी वोट वहाँ 21-22% है। अगर बसपा का भी वोट दे दिया होगा तो ये आंकड़े उसको बताते हैं कि इतना विरोध होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो बहुत छिटक करके नहीं गया, उसमें बसपा के वोट ज्यादा गए जो है। वो देखने को ये लगा कि भाजपा के लोग बहुत विरोध में हैं, वो ऐसा कुछ नहीं था। अंत में जो है वो दारा सिंह चौहान को लोग वोट जो है वहां पे कमल के निशान पे दिए। तो ये तो हो गई कि उस विरोध का क्या असर रहा। इस बारे में थोड़ा उससे डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि अगर ओम प्रकाश राजभर के बेटे कमल निशान पे चुनाव लड़ते तो शायद वो इतनी परेशानी में नहीं रहते, लेकिन चूंकि छड़ी निशान है इसलिए एक दिक्कत ये भी है। जो दूसरा दिक्कत ये है कि राजीव राय जो 2014 में चुनाव लड़े थे, इस बार ये जो 2024 वाला चुनाव है इसमें उनको पहले जैसे ही जो उनको सपोर्ट मिला था वो तो उनके साथ ही है। भाजपा का जो इनके खिलाफ जो वोटर है वो जो है उनके तरफ मुड़ रहा, कितना मुड़ रहा है और चुनाव तक आने तक जिस दिन मतदान होगा वो कितना रहेगा ये एक अलग मैटर है। लेकिन अभी ये रुझान जो है राजीव राय की तरफ वो है। अब मैं आ जाता हूँ, ये जो मैं आपके सामने आंकड़े रखा हूँ, तो पहले एक नज़र हम 2019 का जो आंकड़ा है परसेंटेज में उसको हम देख लें। तो 2019 में कुल वोट जो है जो हरिनारायण राजभर जो भाजपा के प्रत्याशी थे इनको वहां पे कुल मिला 39.7%। आप इसमें देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे आपने दिया
39.7%। और जो बसपा के जो कैंडिडेट थे अतुल राय, जो सपा और बसपा दोनों मिलकर के थे, इनको वोट मिला था 50.6%। और बालकृष्ण चौहान जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इनको 2.1%। और सुभाषपा पार्टी का भी कैंडिडेट था महेंद्र, उसको मिला था 3.5%। तो महेंद्र का वोट जो है अगर बीजेपी में जोड़ दिया जाए, जो 19 वाला जो रिजल्ट था, तो उसके हिसाब से करीब ये वोट हो जाता है 43.2%, जो ये यहाँ पे आपको हमने ये यहाँ पर दर्शाया हुआ है। ठीक है। अब जो 2019 में सपा और बसपा दोनों को मिलाकर के 50.6% था। इसमें से जो 2014 में आप देखिए, अगर जो दारा सिंह चौहान 22 यहाँ पे देखिए 5% वोट पाए थे। इस बार भी बालकृष्ण जो चौहान लड़े हुए हैं बसपा से, इसी के आसपास वोट पाएंगे। हो सकता है 21% हो जाए, 20% हो जाए, लेकिन इस 22.5% से वोट इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो अगर इसमें से 22.5% वोट निकाल दिया जाए जो 2019 वाला है, तो समाजवादी पार्टी के पास जो अपने वोट बचेंगे वो यही बचेंगे 28.1%। तो ये 28% सपा का वोट है और बीजेपी का वोट है 43.2%। अब इसमें क्या होगा कि ये तो क्लियर हो गया कि इतने इतने वोट 2019 में होंगे। अब इसमें कितनी, ये करीब अंतर कितने का पड़ता है, 28 तो 43, करीब 15% का अंतर है। अब 15% में कितने भाजपा के जो समर्थक हैं, समर्थक जो भी कह लीजिए उनको आप, चूंकि राजू राय का जो वोटर था 2019 में, स्वाभाविक है कि उस सपा का भी वोट उसमें रहा होगा, उनके अपनी बिरादरी अपनी जात के भी वोट रहे होंगे। तो इसलिए जो बदलाव आ जाएगा, तो उसमें उनके साथ जो जात का जो समूह है, जो अगर सवर्ण को देखा जाए तो ठाकुर और ब्राह्मण, यही जो वोट है उसमें ऐड होंगे जो है। अब इनकी संख्या उस क्षेत्र में कितनी है, देखिए उस क्षेत्र में दोनों की संख्या, चाहे वो ठाकुर हो चाहे वो ब्राह्मण हो, जो है इनकी संख्या अगर घोसी वाले क्षेत्र में देखिए तो कम है, थोड़ा बहुत रसड़ा उसला के साइड में, जो रतनपुरा के साइड में इधर है। तो कुल मिला जुला करके 12-13% से ऊपर नहीं है। तो अगर 12% में अगर हम आधा आधा कर दें कि भाई आधा वो राजू राय के साथ जा रहे हैं और आधा जो है वो इनके साथ रहेंगे, तो भी जो ये फासला है 15% का, इसमें 3 से 4% का अंतर आएगा। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अभी भी देखा जाए तो हरिनारायण ये छड़ी वाले ओम प्रकाश राजभर के बेटे, चुनावी जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं। अब चुनाव में बेसिकली उस दिन तक क्या हो जाएगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक अगर विश्लेषण करना होगा आंकड़ों के आधार पे और जातियों का वोट के डिवीजन के आधार पर, तो एक निर्णय ये आएगा। अब जरा ये देखिए क्षेत्रवार, जरा देख लीजिए कि क्षेत्रवार की स्थिति क्या है, और फिर मैं उसका वर्णन करता हूँ। देखिए ये देखिए मधुबन में ये वोट जब 2019 का हुआ था, तो उसमें हरियाणा राजभर को वोट मिला था 1,02,081 वोट, जो आपके सामने स्क्रीन पे है। अतुल राय को वोट जो मिला था वो 1,02,220 वोट, और बालकृष्ण चौहान को जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जो आज बसपा के हैं, इनको वोट मिला था 4,609 वोट, और सुभाषपा के महेंद्र को जो वोट मिला था वो 2,714 वोट जो है। मधुबन में अगर हम मोटा मोटी ये मान लें, अब ये जो अतुल राय जो वोट पाए हैं, मैं आधा आधा नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें मैक्सिमम वोट जो है 60% और 40 का रेशियो लगाने, यानी 60% सपा को और 40% बसपा का रोल मान लेता हूँ। तो अगर ये 60%, इस 1,02,225 में जो सपा बसपा दोनों वोट पाए थे, इसमें अगर 60% भी वोट हम अगर सपा को दे देते हैं, तो उसके बावजूद भी मधुबन में ये जो भाजपा का जो कैंडिडेट है 40 से 45 हज़ार के पे वो लीड पे आज भी खड़ा हुआ है। उस समय के आंकड़े बता रहे हैं जो है। घोसी में आ जाइए, घोसी में हरिनारायण जी को 1,03,501 वोट मिला था, अतुल जी को 1,23,707 वोट, और बालकृष्ण चौहान को मिला था 4,019 वोट, और महेंद्र को मिला था 5,588 वोट। इसमें भी देख लीजिए अगर 60% हम उनको वोट कर देते हैं और ये महेंद्र का वोट अगर राजभर में जोड़ देते हैं, तो एक करीब 35 से 40 हज़ार का वो ये अभी भी यहाँ भी जो है लीड बीजेपी की हो रही है, यानी कि मधुबन से भी लीड किए और घोसी से भी लीड किए।
अब आ जाइए मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद में हरियाणा राजभर को 72,681 वोट मिला और अतुल राय को, जो सपा बसपा गठबंधन के वो ये प्रत्याशी थे, इनको वोट मिला 1,25,479 और बालकृष्ण चौहान को 5,275 और महेंद्र को मिला 5,111। इस जो ये आपका ये जो मोहम्मदाबाद वाला जो ये एरिया है, इसमें मैं इनको 60%, यानी कि जो 60% अभी किए हैं ये वहाँ पे रख लेता हूँ। इसमें से अगर सपा को और 40% अगर बसपा को करता हूँ तो ये करीब लगभग 4-5 हज़ार का लीड जो है यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर के बेटे को मिलता दिख रहा है, या फिर वो 9 के बराबर मानिए, यानी कि मोहम्मदाबाद में दोनों ही जो है करीब करीब जो है वो एक जैसे हैं। मऊ में आ जाइए। मऊ में 93,170 वोट और अतुल राय को 1,38,199 वोट। देखिए यहाँ मऊ में जो है ये जो सपा बसपा के दोनों का वोट बहुत ज़्यादा है, 1,38,199 वोट और कांग्रेस का 6,074 और सुभाषपा का वोट जो है वो 9,066 वोट है। अब मऊ वाला जो विधानसभा है, मैं इसमें 70% वोट जो है वो सपा को दे रहा हूँ और 30% वोट जो है बसपा को दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो रीजन है इसमें मुस्लिम बाहुल इलाका है और यहाँ स्वाभाविक है सपा को वोट ज़्यादा जाएगा। इसलिए मेरा जो इसमें जो विश्लेषण आया तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे एज जो है सपा को ज़्यादा देना चाहिए। तो बाकी जगह मैं 60% दिया हूँ, मऊ वाले एरिया में 70% जो है मैंने वोट का बंटवारा जब किया तो ये हमने सपा के उम्मीदवार को किया है। और उस लिहाज से अगर इसको बंटवारा किया जाए और उसमें सुभाषपा का 9,066 वोट जोड़ दिया जाए तो मऊ में भी ये कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। यहाँ भी 5,000-6,000 से ओम प्रकाश राजभर के बेटे लीड करते हुए दिखते हैं। और बताइए मऊ में भी लीड कर रहे हैं इतना के बावजूद भी। रसना आ जाइए। रसना विधानसभा में पिछले उस बार जो है नया राजभर 77,779 वोट पाए, अतुल जी पाए 82,554 वोट और कांग्रेस के 3,718। और देखिए रसना में सुभाषपा का वोट देखिए 17,363 वोट। मेरा मानना है कि रसना एक ऐसा विधानसभा है जो इतना लीड दे देगा सुभाषपा को, ओम प्रकाश राजभर के बेटे को, कि बाकी जो विधानसभाएं हैं उसमें थोड़ा थोड़ा भी वोट अगर मिलेगा तो बहुत ज़्यादा की लीड हो जाएगी। अब इसमें जो है जो रसना में जो 82,554 वोट मिला है, इसमें अभी मैं 60% और 70% जो है उसमें सपा को वोट दिया हूँ। मैं इसमें आधा आधा कर देता हूँ क्योंकि ये रीजन में बसपा जो है वो मजबूत रही होगी और इसमें अगर आधा आधा कर दीजिए तो 82 का आधा करीब 41,000 वोट होता है और उसको अगर आप रसना वाले में ऐड कर देते हैं और जो 17,000 सुभाषपा का ऐड कर देते हैं तो ये करीब लीड हो जाती है 55 से 60,000। सारे लीड को देख लिया जाए, ये मतलब कि मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद, मऊ और रसना, ये करीब 1.5 लाख का ये लीड बन रहा है। देखिए मैं ये सब 1.5 लाख का ये मैं आपको जो लीड बता रहा हूँ ये कम से कम का है। जो वोटिंग होती है ना, ये जो दोनों मिलके जो वोट होती है ये कम हो जाते हैं। तो ये 1.5 लाख का वोट जो है वो अगर ये उस केस में हो कि जब भाजपा का कोई प्रत्याशी हो और ये चुनाव जीते, लेकिन अब ऐसी स्थिति तो है नहीं, वहाँ भाजपा नहीं लड़ रहा है तो छड़ी लड़ रही है। अब उस छड़ी को भाजपा के जो कोर वोटर हैं वो कितना वोट देंगे, क्या वो ये जो 1.5 लाख के जो मार्जिन है अगर इसमें से आधे आधे हो जाए, यानी कि 75,000 उधर चल जाए, 75,000 उनके तरफ चल जाए, तब तो ये फिर कांटे की लड़ाई हो जाती है। और अगर एक तरफ 1 लाख हो जाए, एक तरफ 50 हो जाए, तो फिर मामला जो है उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो अभी वहाँ ये डिसाइड ये मेरे लिए करना तो बड़ा आसान है कि कोई कर रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए हमारा जो एनालिसिस होता है वो मैंने डाटा के आधार पे होता है और जो डाटा जो कह रहे हैं वो कमल के फूल के निशान होते तो मैं IAS को श्योर कर देता कि नहीं ये चुनाव जो है वो घोसी वाली निकल रही है। लेकिन अभी जो है वहाँ की जो वस्तु स्थिति है, ऐसा ये कहीं कुछ लोगों से बात करके ये लगता है कि जितना विरोध अरविंद राजभर का पहले था उस विरोध में कमी आई है और हो सकता है कि चुनाव की तिथि आते शायद 1 जून को वहाँ भी शायद आखिर में ही है चुनाव, आते आते अगर कोई जनसभा वगैरह और भी हो जाए और भाजपा के बड़े नेता वहाँ अगर जुट जाते हैं
तो समीकरण बदल सकते हैं। और वैसे अगर होगा और अगर जो है वो सारे लोग जो विरोध कर रहे हैं वो अगर इसके पक्ष में आ जाएगा तो ये यहाँ पे समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी हार होगी। क्योंकि देखिए वहाँ पे जो उसका जो वोट बैंक है ना, जब 2014 में कौमी एकता दल से मुख्तार अंसारी लड़े थे भाई, उनसे बड़ा वहाँ दबंग कह लीजिए या प्रभावशाली आदमी तो कोई नहीं होगा। और कौमी एकता दल के कैंडिडेट होने के बावजूद उनको मात्र 16% वोट मिला। वो उतना ही वोट मिला जितना राजीव राय को मिला था, लगभग 16 वोट परसेंट पाए थे जो है। तो अब चूंकि मुख्तार अंसारी थे वहाँ पर प्रभावशाली आदमी है, तो स्वाभाविक है कि मुस्लिम वोट तो दिए ही होंगे, कुछ और लोग भी वोट दिए होंगे, क्योंकि ऐसे प्रभावशाली लोगों के पास हर बिरादरी के लोग पहुंचते हैं अपना अपना संबंध बनाने के लिए जो है, कुछ और भी वोट मिले होगा। तो ये जो 28% का वोट मैं दिखा रहा हूँ, ठीक वो 2014 वाली अगर दोनों को जोड़ दीजिए तो 16-16 32% होता है। और 3-4% वोट जो है वो उनके पर्सनल अपने मुख्तार के अंसारी होंगे। तो ये जो आंकड़ा है ये बताता है कि 28% 29% का आंकड़ा जो है वो राजीव राय के पास है। अब इस 28% में और 43% की जो जर्नी करनी है इनको, इनके लिए बहुत पहाड़ का काम है। तो मेरा अंदाजा ये है, सारी स्थितियों को देखते हुए उनके वहाँ के लोगों के विरोध करने के बावजूद भी मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे यहाँ से चुनाव बड़ी आसानी से वो जीत जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि अगर जो नाराज लोग हैं अगर इनके तरफ आ जाते हैं तो ये जीत का मार्जिन और अधिक हो जाएगा। परिणाम आपको जो है जब आपके सामने आएंगे तो लगेगा अरे जो कहाँ लड़ाई थी, कहीं लड़ाई ही नहीं है। लेकिन अगर जो है मतदाता जो गुस्से में नाराज हैं, अगर सचमुच वो वहीं रह गए तो निश्चित रूप से ये लड़ाई जो है कांटे की बन सकती है जो है। लेकिन कहीं भी अरविंद राजभर राजीव राय से कमजोर नहीं है। मीडिया में भले दिख रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। परिणाम आने पे ये एक बार हम लोग फिर देखेंगे कि कौन कहाँ गया। लेकिन मेरा जो विचार है वो यही है कि एज जो है वो ओम प्रकाश राजभर के बेटे की तरफ से है। और एक दो बात मैं और कर दूं कि मधुबन, घोसी और रसड़ा, इन 3 विधाओं से बहुत अच्छी लीड करेंगे ओम प्रकाश राजभर। उम्मीद भी नहीं करेंगे कि ये इतना कहाँ से वोट मिला जो है, क्योंकि वोट देखिए इस बार का जो चुनाव हो रहा है 2024 का, तो एक बार फिर जो ये 400 का नारा है ये धीरे धीरे लोगों के जेहन में उतरते जा रहा है। और मोदी जी, योगी जी के जो अपनी जो कार्य योजनाएं हैं, जो विकास के कार्य कर लीजिए, और जो ये सुरक्षा और सम्मान, देखिए मैं तो मेरा जो सोचने का जो तरीका है वो बाकी लोगों से बड़ा अलग होता है। मैं ये देखता हूँ कि किसी भी कमजोर व्यक्ति के आदमी को आप गैस सिलेंडर महंगा कर दीजिए, पेट्रोल महंगा कर दीजिए, उसके लिए वो उतना महत्व का नहीं रहता है। लेकिन वो जहाँ रह रहा है उसको सम्मान मिल जाए, कोई अपमानित न करे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। उसकी आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ है। अब कोई चौराहे चट्टी पर कोई दबंग आदमी किसी को रेत दे करके नहीं बुलाता है, ये बड़ी बात है। ये योगी के शासनकाल में आने में ये जो सुरक्षा की भावना जो आई है उनके अंदर, डर भय लोगों से जो खत्म हुआ है, ये लोगों को ये महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन जो कमजोर लोग हैं वो उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। और यही चीज़ें जो बाद में जाकर के चुनाव में ये जो मतदान करते हैं तो ये असर करता है और वहाँ पे ये वोट देके चले जाते हैं। तो ये योगी का जो प्रशासन है, कुशलता है, ये कमजोर वर्ग के लोगों को बहुत भाता है। तो मित्रों, ये मेरा वीडियो इस घोसी लोकसभा के चुनाव पे रहा। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा जो अगला वीडियो होगा वो गाजीपुर के ऊपर होगा। और देखिए गाजीपुर के चुनाव में बहुत कुछ दांव पेच है, वो कानूनी भी है, न्यायिक भी है। और अभी जो वहाँ पे अफजाल जी अपने सिंबल पे, साइकिल के सिंबल पर अपना पर्चा भरा और वहाँ पे निर्दल प्रत्याशी के रूप में उनकी बेटी भरी और वहाँ पे उनको सिंबल मिला है, छड़ी मिला हुआ है। तो वहाँ बड़ी बहुत एक तरह से आंतरिक राजनीति है। और किस हद तक अफजाल को चुनाव लड़े या न लड़े, उनको लड़ने से रोक दिया जाए, इस सब की भी बातें चल रही हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो जो है, अगला वीडियो मेरा इसी पे होगा। तो गाजीपुर वाला वीडियो आप जरूर देखिए, मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आए इसलिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार।